Assalamu alaikum students, I am Rimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 9 of our book for you students, that is named as chemical kinetics. Chemical kinetics को define करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि it is a very broad branch of physical chemistry. इसको define करने से पहले हम एक general observation लेते हैं, वो ये कि हम किसी भी chemical process की representation करते हैं एक balanced chemical equation से. Balanced chemical equation की तरफ अगर हम देखें तो ये एक क्लीनेस्ट फॉर्म होती है किसी भी केमिकल प्रोसेस की, जो हमें सिंपली बता रही होती है कि एक रिएक्शन में क्या हो रहा है. लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग विद वन अनदर, बॉन्ड्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, एंड देन प्रोडक्ट बन रही है. और प्रोडक्ट कैसे बन रही है, कितनी तेजी से बन रही है या कितनी स्लो बन रही है. So the study in which we are concerned with the rates of chemical reaction, that at how much speed reactants are converted into the product, यानी कि हम rate of chemical reaction से concerned होते हैं, इस स्टडी को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है या रिएक्शन रेट हम किसे कहते हैं. रिएक्शन रेट इज डिफाइंड एज change in concentration of any reactant or product per unit time is called as reaction rate. reaction rate क्योंकि per unit time के comparison में हम लिख रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं तो उसका यूनिट होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के थ्रू के किस तरह रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट थ्रू टाइम चेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक रिएक्टेंट है A, इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्रोडक्ट B. ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि रिएक्टेंट A यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलॉन्ग टाइम डिक्रीज हो रही है, एंड देन साथ ही साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सब्सिक्वेंटली ज़्यादा होती चली जाती है. जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देन rate of reaction between two definite time intervals is called as average rate of reaction. rate of reaction को हम इस तरह से भी define कर सकते हैं कि it is the rate of disappearance of the reactant and is the rate of appearance of the product. और आगे rate expressions mentioned है for product and reactant. Order of reaction. The sum of all the exponents to which the molar concentration terms in the rate equation are raised is called as order of reaction. यानी कि the number of molecules that are present in a rate determining step represents the order of a reaction. Rate of reaction जरूरी नहीं है कि उन stoichiometric coefficient के equal हो जो कि केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट हैं. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आपको पता चल सकता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स ने कितने प्रोडक्ट की तरफ कंट्रीब्यूट किया. रेट इक्वेशन, एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज रेट लॉ और रेट इक्वेशन. ये एक्सप्रेशन बताता है कि कैसे रेट कंसंट्रेशन के साथ कनेक्टेड है और रेट कांस्टेंट के साथ. स्टूडेंट्स, फिगर में आप देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट कहाँ है, ऑर्डर ऑफ with respect to A, order of reaction with respect to B, यानी कि with respect to reactants कहाँ है, और हम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. Students, depending upon the number of molecules that are involved in the rate determining steps, order of reaction को हम मुख्तलिफ टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. ऐसे रिएक्शंस आमतौर पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं इन विच द रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Then second order reaction. Reaction for which the sum of the exponents of rate equation is 2 is the second order reaction. Then third order reaction. Third order reaction के लिए the reaction for which the sum of the exponents of the reactant is 3. इसके लिए 3 different rate law expressions हैं जिनको आप देख सकते हैं. Then fractional order reaction. कुछ ऐसे reactions भी होते हैं जिनमें rate of reaction is related to the फ्रैक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज फ्रैक्शनल, दैट इज 1.5. देन नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन. द रिएक्शंस फॉर विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इज इन नेगेटिव are called as negative order reactions. Then there are some factors that affect the rate of reaction, that is concentration of reactants, nature of reaction, surface area and temperature. तो one by one इनको हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. जो रिएक्टेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल अल्केलाई मेटल्स
ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्केलाई मेटल्स इज नेचुरली ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स, जो कि कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज कम्पेयर टू अल्केलाई मेटल्स। देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा एसिड रेन होती है हमारे इर्द गिर्द, उतना ही ज़्यादा जल्दी मार्बल इरोड करता है, यानी कि जितनी कम करेगी उतना कम होगा। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देन सरफेस एरिया। एक रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसका आपस में कॉन्टैक्ट होगा। जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टैक्ट होंगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक लंप फॉर्म में अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो स्लो रिएक्ट करेगा। अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा, तो तेज़ी से रिएक्ट करेगा। मीन्स कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देन टेम्परेचर। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व अगर आप देखें, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर के दरमियान एक प्लॉट है, रूम टेम्परेचर पे बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। जितनी ज़्यादा उनकी तादाद होती है उतनी ज़्यादा उन मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज़्यादा होती चली जाती है जिनके पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है टू रिएक्ट। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ वो मिनिमम एनर्जी होती है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी मॉलिक्यूल्स टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है वही कोई केमिकल चेंज ला सकते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और उतनी ही ज़्यादा उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आर्हेनियस इक्वेशन रिलेट करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वेयर K इज इक्वल्स टू AE raised to power minus EA by RT, where EA is the activation energy, A is the आर्हेनियस कांस्टेंट। ये आर्हेनियस कांस्टेंट रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन से कि कितनी तेजी से मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी और ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से कि वो किस ओरिएंटेशन में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है? द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन मैकेनिज्म दैट डिटर्मिन्स द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यानी कि अगर आपके केमिकल रिएक्शन में कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज अगर आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्लेयन थ्योरी को, ट्रांजिशन स्टेट को और एक्टिवेशन एनर्जी को वन बाय वन। क्लेयन थ्योरी क्या कहती है? क्लेयन थ्योरी ये कहती है कि मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू रिएक्ट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर, यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब कोलिजन दो तरह की हो सकती हैं, इफेक्टिव कोलिजन हो सकती है और इनइफेक्टिव कोलिजन हो सकती है। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होगी जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से होगी एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनइफेक्टिव कोलिजन विल नेवर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोलिजन थ्योरी कुछ कंडीशंस देती है इन ऑर्डर फॉर अ परफेक्ट इफेक्टिव कोलिजन। नंबर 1 कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उनके पास, और वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिएक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? The minimum amount of energy in addition to average kinetic energy which the particles must possess in order to react या in order to have a effective collision is called as एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि एनर्जी हिल उतना ज़्यादा होगा। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसी वक्त बनता है जब मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। इफेक्टिवली कोलाइड किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटालिसिस को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ओजोन डिप्लेट होती है। ओजोन कैसे डिप्लेट होती है? जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एरोसोल से, रेफ्रिजरेंट से मूव करते हैं ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, जब ये मूव करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में तो ये क्या करते हैं कि रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन, और ये डिसोसिएट होने शुरू हो जाते हैं। डिसोसिएट होते होते क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है, ओजोन में होता ये है कि एक रिएक्शन हो रहा होता है दैट इज कन्वर्टिंग ओजोन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए ये बड़ी स्लो पेस पे हो रहा होता है। लेकिन जब क्लोरीन एटम्स ऊपर मूव करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन तक पहुंचते हैं, वो इस रिएक्शन को पेस आउट करने लग जाते हैं।
जब वो इस रिएक्शन को स्पीड अप करने लग जाते हैं, इट मीन्स कि मैं ये कह रही हूँ कि क्लोरीन एटम्स उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। सो कैटालिसिस कैन बी डिफाइंड एज, या catalyst can be defined as a substance which accelerates a chemical reaction without itself being used up at the end of the reaction is called as catalyst, और इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमेना को हम कैटालिसिस बोलते हैं। कैटालिसिस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, और मैंने आपको बताया कि जैसे क्लोरीन एटम्स ओजोन की डिकम्पोजिशन को पेस आउट करते हैं, मीन्स ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होता है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रही है। आप कंपैरिजन में देख सकते हैं द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स without catalyst or activated complex that is formed in the presence of catalyst. Then there are two types of catalysis, homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Homogeneous catalysis वो catalysis है जिसमें catalyst और reacting molecule same physical state of matter में present हैं. Catalyst in which the catalyst and the reactants are present in same fundamental state of matter. For example, sulfur trioxide की formation में nitric oxide acts as a catalyst, और रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट तीनों एक ही फेज में प्रेजेंट हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, द कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस। फॉर एग्जांपल, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आयरन ऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। आयरन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, जबकि बाकी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में प्रेजेंट है। एंजाइम्स आर द एग्जांपल ऑफ बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये आपकी बॉडी में लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स इन नेचर। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं वो बाय एंड लार्ज एंजाइम्स ही कैटलाइज कर रहे होते हैं। एंजाइम्स का बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप देख सकते हैं इन द फिगर। एंजाइम एक्शन को भी हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू कैटालिसिस, यानी कि हम काइनेटिक्स को अप्लाई करते हुए इसके सीरीज ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब जुड़ता है, रिएक्टेंट जुड़ता है, तो बनता है हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स। व्हेन एंजाइम कैटलाइजेस दिस कॉम्प्लेक्स, इट कन्वर्ट्स द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, जो कि बाद में सेपरेट आउट हो जाता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स में आप देख सकते हैं, सेलुलेज हेल्प्स इन डाइजेशन, पेप्सिन हमारे स्टोमिक में होता है जो कि डाइजेशन को ईज कर रहा होता है। देन एमाइलेज ब्रेक डाउन कर रहा होता है स्टार्च। इसी तरह डेली लाइफ में हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखते हैं एंजाइम्स की। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.